नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना संक्रमितों की संख्या पूरे विश्व में 31 लाख को पार कर गई है, जबकि हमारे देश में 31,000 के आंकड़े को पार कर गई है। टॉप 3 स्टेट्स में महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या लगभग 9,300, गुजरात में ये संख्या 3,800 और दिल्ली में 3,300 को पार कर गई है। रिकवरी में दिल्ली बेहतर कर रही है और प्रदेशों की तुलना में, लेकिन सबसे बेहतर गोवा ने किया, जहां सिर्फ 7 संक्रमित सामने आए थे और 7 के साथ ठीक हो गए और कोई नया केस सामने नहीं आया अभी तक पिछले काफी समय से। त्रिपुरा में 2 संक्रमित आए और दोनों ठीक हो गए। इसी तरह मणिपुर में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 1 संक्रमित आया और ठीक हुए। मिजोरम में भी 1 संक्रमित आया, लेकिन अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। हालांकि हमारे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है। भारत में लगभग 11 दिनों में संक्रमितों की संख्या डबल हो रही है और इस रफ्तार से यदि हम देखें तो 18 मई को यह संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी, जबकि वैक्सीन अभी आनी बाकी है। और उधर सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को पूरी तरह से हरी झंडी नहीं दी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना पर लगभग विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वहां से पिछले 24 घंटे में कोई नया संक्रमित सामने नहीं आया है। ये तो हुई दास्तान एक कोरोना। अब इसी कोरोना ने हमारे काम धंधे भी ठप कर रखे हैं। हर तरह के उद्योगों पर इसकी मार है और रियल एस्टेट सेक्टर उनमें से एक है। वैसे तो घर हर एक परिवार के लिए एसेंशियल है, कहा भी जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन एसेंशियल होने के बावजूद भी घर आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वो सिर्फ सपने ही देख सकता है कि एक दिन उसकी अपनी छत होगी, लेकिन बहुतों को ये सपना ही रह जाता है। यानी लोगों को घर तो चाहिए, भारी जरूरत है, तो जरूरत के बावजूद भी रियल एस्टेट सेक्टर की हालत करेले जैसी कड़वी क्यों है? और क्या कोरोना इस कहावत को चरितार्थ करेगा कि करेला ऊपर नीम चढ़ा? और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रदीप अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जैन जी, गुलशन नागपाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि पीछे से वो बैकग्राउंड नॉइज ना रखें। प्रदीप जी, प्रदीप अग्रवाल जी। यस, बताइए। प्रदीप अग्रवाल जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि जो अभी सिचुएशंस चल रही हैं तो इनको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे आके? क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ऑलरेडी जो ये सेक्टर था पीड़ित सेक्टरों में से एक था, लेकिन जब कोरोना आ गया यानी कि काम धंधे बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गए, तो इस सिचुएशन में हम कैसे आगे निकल पाएंगे? ये सेक्टर कितनी जल्दी सरवाइव कर पाएगा, कितना समय लगेगा? देखिए, आपने जो बात कहा कि ये सेक्टर पहले ही एक मंदी के दौर से गुजर रहा था, उसके बीच में ये एक और ऐसी आपदा जो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में आ गई। पूरा का पूरा देश, कहीं ना कहीं देश क्या पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इससे इन्फेक्टेड है। ऐसे कंट्री जहां जो हॉस्पिटल्स या जो अदर देन जो फैसिलिटीज हैं वो ग्रेड 1 की हैं, वहां पर भी ये सिचुएशन है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री ने जहां पर लॉकडाउन करके, जो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके एक विजन की वजह से आज हम इस महामारी को अवॉइड करने में किसी ना किसी लेवल तक कहीं ना कहीं सक्षम रहे हैं। रियल एस्टेट नेचुरली बात है कि इसका एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ट्रबलमेटिक पॉइंट बनेगा। रीजन क्या है कि पहले ये ट्रबल में थे और आने वाले टाइम में अब जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम के लिए कहीं ना कहीं रुकेंगे। जो पेमेंट की कलेक्शंस हैं वो इस दौरान बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। दोबारा से इसको पटरी में आने में कम से कम 3 से 6 महीने का जो टाइम लगेगा, उस टाइम का कैसे गुजारा होगा, कैसे गवर्नमेंट आगे बढ़कर हमारे लिए कुछ ऐसे पैकेज लाए जिससे हम आगे सरवाइव कर पाए, वही सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है शायद इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नई जान डाल सकती है।
नई जान डाल सकते हैं अगर कुछ पैकेजेस एंड ऑल आते हैं, सरकार मदद करती है इसमें, तो डेफिनेटली शायद कुछ हेल्प हो पाएगी। गुलशन जी, आप किस तरह से इस चैलेंज को देख रहे हैं? नमस्कार एवरीवन। नमस्कार जी। अभी प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑलरेडी रियल एस्टेट एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी, एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, और इस बीच एक बहुत बड़ा और झटका रियल एस्टेट को लगा है। नो डाउट सभी बिजनेसेस इस टाइम बहुत सफर कर रहे हैं, और रियल एस्टेट शायद इसमें सबसे बड़ा इफेक्टेड एक इंडस्ट्री है। बहुत झटके झेलते आए हैं हम लोग, और काफी इम्यूनिटी आ चुकी है, और शायद हम लोग बहुत बड़े वॉरियर्स की तरह हमेशा अपने आप को दिखाते हैं। एंड आई एम श्योर अगेन वील बी विनर एंड वील फाइट इवन दिस बिग चैलेंज। मेरा मानना है कि हर नेगेटिविटी के साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी जुड़ी होती है। हमें इस टाइम अपने नए रास्ते निकाली चीजें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और मुझे लगता है 3 to 6 months it'll take to really forget once again all this. Once the lockdown is over, things will start coming to normalcy, and we'll find new ways and means doing it. I'm sure real estate will emerge as a very big segment once again for the investment. लोगों की अपनी घरों की जरूरतें भी चेंज होंगी आने वाले टाइम में, and I see a lot of positivity once again is going to come, because people have seen that investing in other commodities like share markets, mutual funds, gold, and other things, real estate is still the best bet. And I'm sure in the time to come, we'll find real estate will emerge जी, in a big way. भी अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऐसा आपका मानना है, और ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आप कह रहे हैं कि हम भारतीय, मैं समझता हूँ भारतीय नहीं, हर कोई, एक कहा भी जाता है कि समय एक वो मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। प्रदीप जी, आपका ऑडियो उधर से म्यूट है मुझे लग रहा है, तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी प्रदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैलेंज को? क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये इंडस्ट्री पहले से ही पैनिक में थी, पहले से ही परेशान थे सारे लोग, कुछ बिल्डर्स छोड़ के भी भाग गए मैदान, और बैंकरप्सी भी झेल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब कोरोना का भी इम्पैक्ट आ गया है, यानी कि सारे काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए हैं, कहीं किसी तरह की, कहते हैं ना, एक सुबह की किरण नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके से कुछ वर्ष पहले नोटबंदी आई थी जी, अब ये बंदी आ गई है, और रियल एस्टेट पिछले 5 साल से बिल्कुल बॉटम सिचुएशन में चल रहा है। रियल एस्टेट में अपने तरीके के बहुत सारे इश्यूज पिछले 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन इस कोरोना में मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। कंसर्न है, आज अगर हम सब बात करें तो हम लॉकडाउन में बैठे हैं, हमारी लेबर सारी लॉकडाउन में बैठी है, सारे स्टेक होल्डर्स लॉकडाउन में हैं, और कुछ भी ग्रोथ की तरफ नजर नहीं है किसी की। सबसे पहले हर व्यक्ति को, हर फैमिली को ये है कि जान बचे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है। तो उसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे ये नजर आई पिछले 1 महीने के लॉकडाउन में, कि भारत सरकार रियल एस्टेट को की जो प्रॉब्लम थी पिछले 5 वर्ष से, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। अब भारत सरकार रियल एस्टेट की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। अगर हम देखें कि पिछले 10 साल में पहली बार लोएस्ट लेवल पर होम मॉर्गेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। रियल एस्टेट को कुछ पैकेज या कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव माइंडसेट से देख रही है। एक टेम्परेरी फेस है, एक महामारी आई है, 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, ये भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। पूरे विश्व में आज हम अगर हिंदुस्तान को कंपेयर करें तो हम बहुत सेफ हैं, और भगवान की कृपा रही तो हम सेफ ही रहेंगे। अगर 3 महीने के अंदर ये शुरू हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट 3 से 6 महीने रहेगा। मेरा अपना मानना है कि 3 से 6 महीने एक सर्वाइवल इशू होगा, उसके बाद 6 से 12 महीने एक रिवाइवल का इशू आएगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। और सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मेरा ये भी मानना है कि रियल एस्टेट में आएगी, क्योंकि अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास पैसा है,
वो हर व्यक्ति रियल एस्टेट की तरफ देखेगा, रियल एस्टेट में पैसा लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा, रियल एस्टेट मेरा अपना मानना है कि पूरे तरीके से रीडिफाइन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को अगर लेंगे तो लोगों को बड़े मकान चाहिए होंगे। वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से अगर बात करेंगे तो भी लोगों को बड़े मकान चाहिए होंगे। ऑफिस जो लोग किराए पर लेते हैं या ऑफिस चलाएंगे तो उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग एक नया नॉर्म्स आ जाएगा। जो हमारी कंस्ट्रक्शन की प्रणाली है उसके अंदर एक सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो हर तकलीफ के साथ एक सुविधा भी बनती है। प्रदीप जी, अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख रहा हूँ। जी, प्रदीप जी, देखना भी चाहिए, हर एडवर्सिटी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से लोगों को बड़े घरों की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली होगी। अभी हम वो बेचारे जिनको छोटे घरों की आवश्यकता है, जिनको एक कमरे का भी फ्लैट चाहिए, 2 का भी चाहिए, वो भी नहीं ले पा रहे। तो बड़े घर कहाँ से लेंगे जब सारे ही उद्योग धंधे बंद हैं, सारे ही काम धंधे बंद हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो उस कंडीशन में आपको कहाँ दिखता है कि लोग बाहर निकल के आएगा रियल एस्टेट के लिए? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, नौकरी पेशे वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से विश्व के अंदर ये विश्व युद्ध के तरीके से देखा जा रहा है और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना से अपने आप को शिफ्ट करने के लिए कहा है, तो उसकी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में आएगी। आज जो हिंदुस्तान में सरकार है वो वेलकम करती है, जो सिस्टम है वो सिस्टम, जो विश्व के जो उद्योगपति हैं या जो ग्लोबल एफडीआई है उसको आने के लिए जो चाहिए वो यहाँ पर आज उसके लिए अवेलेबल है। सारी विंडोज खुली हुई हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो तकलीफ है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आपको लगेगा कि मैं बहुत ऑप्टिमाइज करके बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही होगा। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात भी करें, जितनी भी रिपोर्ट्स पिछले 2 महीने के अंदर आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट कल मूडी ने दी थी, करंट ईयर 0.2% एंड नेक्स्ट ईयर 7.2%। तो वो एक आपको आगाह कर रही है कि आने वाले वर्ष में हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से कल मूडी ने रिपोर्ट दी तो उसके मुताबिक तो दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जिस तरह से जो चाइना से एक शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है, तो उससे एक हमारे मतलब देश में इकोनॉमी में थोड़ा सा बूम आने की संभावना हो सकती है। उससे पहले मैं आशीष के पास चलूं, और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये एक हमारी मुहिम है कि जो जनता की आवाज है और जो इंडस्ट्रीज की आवाज है वो सरकार के कानों तक भी पहुंचे और लोगों तक भी पहुंचे। तो उसके लिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वहां पे आप दूसरे दर्शकों के लिए शेयर कर दीजिए अपनी वॉल्स पे, ताकि और लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ सके और ये आवाज और ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा बन सके। आशीष जी, आप किस तरह से इस चैलेंज को ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से प्रदीप जी इतने कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूं, तो आप भी इनकी तरह ही पॉजिटिव हैं? देखिए रविंदर जी, इसको जो मैं देख रहा हूं, इसमें लॉकडाउन से एक बहुत अपॉर्चुनिटी तो निकल कर आई ही है सामने। काफी चीजें एक व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी रियलाइज की, जिस कामों के लिए हम ट्रैवल करते थे उसके लिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। घर पे क्या चीजें नए डिजाइन की तरह होनी चाहिए। रियल एस्टेट को लेके एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि ऑनलाइन सिस्टम बहुत रोबस्ट आएगा अब रियल एस्टेट में। आप देखो, अभी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट एक ऑफलाइन बिजनेस है। आदमी जाएगा, साइट विजिट करेगा, घर खरीदेगा। उसमें अब एक बहुत शिफ्ट आएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी आदमी साइट विजिट नहीं करना चाहेगा। अब हर चीज आदमी को घर के कंफर्ट से चाहिए। तो हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्चुअल टूर प्रॉपर्टी का बनाएंगे। वर्चुअल टूर बनाकर उसको प्रॉपर्टी को ऑनलाइन दिखाएंगे। ऑनलाइन दिखा के ट्रांजैक्शन, सीआरएम, एग्रीमेंट, यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्री भी ऑनलाइन ला रही है। तो इन चीजों से एक डेवलपमेंट होएगा। जो आदमी एक ट्रैवल करने से डर रहा था, या समझ लो मैं रह रहा हूँ, मेरे साथ वाला घर खाली है, मेरे को अपने फ्रेंड को रेफर करना है, वो मेरे पास नहीं आ पा रहा, वो चीजें रियल एस्टेट के लिए एक बूम निकल कर आएंगी। जैसे आप जूम कॉन्फ्रेंस देख लो, हम लोग आज इस पे वेबिनार कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, तो ये निकल कर कैसे आया? ये एक लॉकडाउन का ही ये एक तरीके से ब्लेसिंग है जो आया है। जहां तक प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात है, मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई करेक्शन आने की, खासकर रेडी टू मूव में, मेरे को कोई भी कहीं तक उम्मीद नहीं लग रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंस्ट्रक्शन आगे बहुत कॉस्टली होएगी, महंगी होएगी, करनी बहुत मुश्किल होएगी, चीजें चालू होने में बहुत टाइम लगेगा। इन्वेंट्री प्रॉपर्टी में इतने आराम से
नहीं आएगी नई। तो जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है उसमें हम देखेंगे कि प्राइसेस में भी करेक्शन नहीं आएगी और लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। जहां तक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल आदमी को मॉल जाने में, मल्टीप्लेक्स जाने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, आदमी घर पर नहीं बैठ पाएगा। आज मैं घर पे बैठा हूँ, अगर मैं घर पे बैठ के अपनी कॉफी का कप पी रहा हूँ, तो वो जो स्टारबक्स में बैठ के या कैफे कॉफी डे में स्टारबक्स जाकर या दोस्तों के साथ पिक्चर देखने का जो अनुभव है वो नहीं आ पा रहा ऑनलाइन। ये भी हम सीख रहे हैं। अगर स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है तो पेरेंट्स के अब इशू आ रहे हैं कि भाई कितनी देर बच्चा स्क्रीन को देखेगा। बच्चा अगर स्कूल में ऑनलाइन क्लास से सीख पा रहा है तो क्या वो खेल पा रहा है, क्या वो अपने दोस्तों से मिल पा रहा है? हर चीज ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की, मॉल की रिक्वायरमेंट जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही ये चीजें वापस निकल कर आएंगी। ये चीजें वापस निकल के आएंगी। जी प्रदीप जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग, सारे पैनलिस्ट बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हैं, पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, आपने भी पॉजिटिव अप्रोच रखी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे जो ऑलरेडी इन्वेंट्री अलग अलग, चाहे हम दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, एक्सेस इन्वेंट्रीज हैं कई जगह पे, वही नहीं अगर वहां पे लोग पोजीशन ले रहे हैं तो आने वाले समय में, जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि लोग बड़े घरों की उनको जरूरत होगी, बड़े घरों की रिक्वायरमेंट महसूस होगी सोशल डिस्टेंसिंग के नजरिए से या कैसे भी लगाएं। लेकिन जब मार्केट में फंड नहीं होगा, बायर के पास पैसा नहीं होगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत स्पीड के साथ में नौकरियां जानी शुरू हो चुकी हैं, लोग अपने स्टाफ को रिड्यूस करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी अगर देखें प्रदीप जी, जितने भी हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हमें अपने एम्प्लॉइज को कोई 1 महीने सस्टेन कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, कोई 3 कर सकता है, कोई 4 कर सकता होगा, हो सकता है कोई लोग 6 महीने भी कर सकते होंगे। लेकिन इतने लंबे समय के बाद अगर सस्टेन करने के बाद वापस उस फ्लो में आ पाना, उसमें वक्त भी लगेगा, समय भी लगेगा। यानी कि सवाल यह है कि अगर जब मार्केट में पैसा नहीं होगा और बायर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप देखें एक तरफ बैंक ने एक ईएमआई देने के ऊपर रोक भी लगा दी है कि आप अगर एक ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो आप 3 से 6 महीने का अलग अलग सेगमेंट्स उन्होंने दिए कि भाई आपको कोई सिबिल खराब नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम कैसे देखते हैं कि रियल एस्टेट में वापस पैसा इनफ्लो करने लगेगा? देखिए, एक चीज तो जैसा प्रदीप जी ने कहा कि मैं भी उनकी बात को सपोर्ट करता हूं कि मैं रियल एस्टेट को लेके लॉन्गर विजन में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं जी। लेकिन क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या उनके साइजेस हैं, आज का रियल एस्टेट पहले के रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज एक लॉकडाउन ने या इस कोरोना ने एक चीज और लोगों को कहीं ना कहीं समझाई है कि अभी तक ऐसे लोग जिनको लगता था कि घर खरीदने की बजाय रेंट पे रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यील्ड नहीं उसके अंदर ज्यादा देनी होती। क्योंकि आज अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 2% यील्ड के ऊपर अवेलेबल होती है। पहली बार उनके दिमाग में ये चीज घर करके बैठी कि नहीं, कम से कम एक घर चाहे छोटा हो या बड़ा हमारे पास जरूर होना चाहिए। एज ए इंडियन माइंडसेट की बात करें तो जो एसेंशियल नीड है, एसेंशियल नीड के बाद अगर कोई एसेट क्लास आती है तो उसमें गोल्ड, सिल्वर या जो हाउस है वो एक एसेंशियल नीड है, और मुझे लगता है उस एसेट में सबसे ज्यादा पहले इन्वॉल्व होगा। लेकिन अभी रियल एस्टेट एक बार दोबारा से रीस्टार्ट होगा, उस रीस्टार्ट होने में जो टाइम है वो कितना लगेगा, ये थोड़ा एक डिबेट की चीज हो सकती है। मुझे लगता है कि ये टाइम शायद और भी ज्यादा हो सकता है, बजाय वो 1 साल या 1.5 साल, मुझे लगता है शायद ये टाइम और भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में अगर आप रियल एस्टेट को देखेंगे तो बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट मिलेगा। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कुछ बड़े जो लैंड होल्डर, जो कॉर्पोरेट्स हैं और साथ में जो बैंक्स हैं, वो मिलके एक पूरा का पूरा कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि आज एक इंडिविजुअल रियल एस्टेट का बाजार में काम करना पहले की तरह इजी नहीं रहा। आने वाले टाइम में शेयर मार्केट की तरह इसमें भी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मौका बनेगा, और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। चाहे वो अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रांग है तो वो बड़ी कंपनियां उनको फंड देंगी, अगर कोई वहां पे किसी के पास जमीन है तो वो जमीन को कोलैबोरेट करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी,
लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी प्रोडक्ट जो है वो हमें राइट बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि साइज जो है वो घरों की, शायद छोटे घरों की डिमांड ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में नौकरियां भी जनरेट होती हैं तो उन नौकरियों से जो घर खरीद सकते हैं लोग, वो ऐसे ही घर खरीद सकते हैं जिनकी कीमत कम है, या कह सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग है। बड़े घरों को लेने वाले लोगों के लिए शायद थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर कोई बूम क्रिएट होगा भी तो वो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा उसको क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात, जैसा आशीष ने कहा कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसके अंदर काफी ज्यादा पीछे कुछ टाइम में काफी डील्स भी हुई और काफी लोगों को एक फिक्स यील्ड पे कुछ पैसा चाहिए था, तो लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया। लेकिन मुझे लगता है शायद वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्टकअप होगा, क्योंकि रीजन क्या है, आज जब नौकरी जाएंगी तो टेम्परेरी जो स्पेस है लोग रिड्यूस करेंगे अपना। आज अगर मुझे लगता है मेरा जितना स्टाफ आ जाए, मुझे उस स्टाफ को टेम्परेरी 1 साल के लिए 25% कम करना है, तो मुझे अपने खर्चों को कम भी करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस स्पेस भी रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे जो रेंटल प्राइस है वो कम आएंगे। रेंटल यील्ड जब कम होगी तो नेचुरली प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन जाएंगे। तो इस शॉर्ट अगर 1 साल की बात करें तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए या कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए थोड़ा टफ है। जी प्रदीप जी, जिस तरह से आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी और जिस तरह से आप उसमें हैं भी, तो जो चैलेंजेस रियल एस्टेट में कोरोना से पहले चल रहे थे वो कौन से सेक्टर में ज्यादा थे? जो इन्वेंट्रीज आज भी खाली पड़ी हैं, जिसपे लोग पोजीशन नहीं ले रहे हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रदीप जी हम 2 तरह से देखते हैं। एक तरफ तो है कि लोग पोजीशन नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के पास जा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि हमें पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो ये 2 विरोधाभास आपस में क्यों और कैसे हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, दोनों चीजों को बिल्कुल अलग कीजिए। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है वो लेस देन 1 लाख से भी कम है। अगर अनइंस्टॉल जो प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर ऐसे डेवलपर जो ऑलरेडी उन प्रोजेक्ट्स को रन करने में सक्षम नहीं है, या ऐसी कंपनी जो एनपीए हो चुकी हैं, या ऐसी कंपनी जो आगे उनको रन नहीं कर पा रही है, उन लोगों के हाथ में प्रोजेक्ट है या उनके पास पैसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को रन कर पाए। तो आज अगर जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री की हम बात करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पोर्शन ऐसे प्रोजेक्ट्स का है जो या तो इंस्टॉल हो चुके हैं या किसी ना किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, या तो उनके पास फंड नहीं है या लिक्विडिटी का उनके पास कोई मॉडल नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हम जो चैलेंजेस हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, वो हमें जरूर नजर आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कहां पे इंपैक्ट करती है। जैसा आशीष ने भी कहा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर वो प्राइस हाइक जाता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा वहां पे, क्योंकि अल्टीमेट जाके फिर वही गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो प्राइजेस आज भी अगर हम बात करें तो सीमेंट का प्राइस पिछले 1 मंथ में लगभग 50 रुपए बैग का हाई हुआ है। जबकि आप देखें, जब पूरे के पूरे देश में कोई साइट नहीं चल रही तो डिमांड किस चीज की है? इसका मतलब है वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उन्होंने टेक्निकल हाई बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीजों में जो कटलाइजेशन है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो ऐसी हाउसिंग मास हाउसिंग बन रही है उनके लिए जो प्राइजेस हैं वो एक लेवल पर डाउन करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसे बेनिफिट पास ऑन करने पड़ेंगे। जैसे मेरा एक सजेशन होगा कि जो जीएसटी है अगले 6 महीने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में जितना भी रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है उसमें 50% कट कर देना चाहिए इमीडिएट, ताकि ये सेक्टर धीरे धीरे उभर पाए। और अगले 1 साल तक भी कम से कम 25% जीएसटी का कट चालू रखना चाहिए, जिससे ये सेक्टर उभर पाए। जी, जिससे ये सेक्टर उभर पाए। अगर जीएसटी में कट मिलता है सरकार के द्वारा तो एक ये बहुत अच्छा शायद शुरुआत हो सकती है। गुलशन जी, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि आगे डिमांड हो सकती है, मार्केट में महंगाई ऑलरेडी शुरू हो गई, सीमेंट्स की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे और दूसरी तरफ क्या जो आपके पास इन्वेंट्रीज हैं उसके प्राइसेस बढ़ेंगे या प्राइसेस घटेंगे?
See, it is too early to say right now, but yes, of course, general perception is शायद प्राइस कम हो गए. मुझे लगता है प्राइस कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है. पिछले कितने सालों से हम लोग अपनी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं या मार्जिन इज वेरी थिन एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स रादर selling at the lower price than their cost even. So there is no scope of any further reduction. It is impossible. Maybe for a few months somebody need the cash flow, अपने किसी कुछ इन्वेंट्री को उन्होंने निकाल भी दिया, तो that might be a very lesser in percentage, but I don't see any price correction from now onwards. And yes, the sale will be slow right now because everybody is in a fear. अब जब डर होता है तो उसकी रैशनलिज्म भी काम नहीं करती है, पैनिक की तरह सोचते हैं. राइट नाउ आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. वी स्टिल हैव टू वॉच लिटिल मोर, say in a month and so to really come to a final conclusion. But yes, cost cutting is going to be a very, very big action that everyone will have to take to continue the business, and new ways we have to adopt to get into this. But yes, over here I feel government has to play a very big role in boosting the economy. Unless government comes with some relief packages, nothing is going to survive, whether it is real estate or any other industry or any other business. Yes, as far as we are concerned as a citizen, I think we are the first ones to come forward to help the economy. And at this platform, I would like to appeal everyone, आने वाले कुछ समय के लिए पूरी तरह से हिंदुस्तानी बन जाओ, हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान में घूमो, हिंदुस्तान का बना हुआ खाना खाओ, वहीं की बनी हुई चीजें पहनो, यूज करो, एंड बाहर की चीजों को आप दूर करो. हमारे अपने अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमें बाहर की किसी की चीज की जरूरत नहीं है. एंड वी कैन रियली रिवाइव दिस इकोनॉमी इफ वी ऑल गेट टुगेदर एंड बी अ प्योर इंडियन, यूज ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स, and I'm sure we'll revive the economy. आप कह रहे हैं कि यहीं का बना हुआ खाना है, यहीं का बना हुआ पहनना है, और डेफिनेटली पोस्ट कोरोना यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप देखेंगे ना अगले 6 महीने तक ना कोई घूमने इंडिया से बाहर जा रहा है, ना कोई इंडिया में आएगा, क्योंकि सबको डर है, चिंता सता रही कि ऐसा ना हो कि जब तक ये चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक. कल हमने जो डिस्कशन रखा था टूरिज्म इंडस्ट्री पे था, और उन सबकी चिंता यही थी कि अगले 6 महीने तक जब भी एक कोरोना से हम लोग निकलेंगे बाहर तो 6 से 10 महीने लगेंगे इस इंडस्ट्री को रिवाइवल में आने के लिए. प्रदीप जी के पास मैं चलता हूं. प्रदीप जी, ये आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन है ये, विकास चंद जैन पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी. कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में आपका क्या सोचना है कि इस सेगमेंट पे उस पे क्या मार पड़ेगी? देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी एज इट इज शॉर्टेज में है. पिछले अगर 5 साल से हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर मंदा है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत बड़ी डिमांड में है, क्योंकि बहुत बड़े जो फंड्स हैं, ब्लैकस्टोन है या ब्रुकफील्ड है या बाकी और जो हैं, वो लोग बहुत लेफ्ट राइट रियल एस्टेट को बाय कर रहे हैं. कमर्शियल रियल एस्टेट में सप्लाई कम है. अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें, करंट ईयर की जो कमर्शियल रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट थी वो 47 मिलियन के करीब थी. जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एनरॉक की 1 महीने पहले, उसके अंदर उसने ये कहा है कि इन द वर्स्ट सिचुएशन 2.8 मिलियन की होगी और इन द बेस्ट सिचुएशन 3.5 मिलियन की होगी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आएगा. बट एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा. कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट आने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट होता था जी. कंप्लीशन की तरफ जब वो बात करते थे तो 42 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन थी, जो अब ये उम्मीद की जा रही है कि 18 से 22 मिलियन स्क्वायर फीट कम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा. तो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. और जितने लोगों ने जो प्रॉपर्टी ऑक्युपाई की हुई है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खाली करके चले जाएंगे या घर से काम करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट होगी. जो कुछ लोग, जैसे टीसीएस ने कहा मेरे कुछ लोग घर से काम करें, उसका मतलब ये कि वो फर्दर उस मान लो 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर काम कर रहे हैं तो उसी के अंदर कर सके. रिटेल जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिटेल मॉल्स बैक एंडेड होंगी,
6 महीने बाद खुलेंगी या साल बाद खुलेंगी, तो शायद रिटेल के अंदर जो एक्सपेंशन है उस पर रोक आएगी। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने कहा प्रॉपर्टियां, आप पानी लीजिए प्लीज। प्रदीप जी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में मॉल्स को भी गिन ले, जिस तरह से आपने उसमें वैसे ही रोक लगा दी, तो मॉल्स अगर हम देखें तो बहुत सारे मॉल्स दिल्ली के अंदर ही अगर हम देख लें तो वो बहुत हालत में पहुंच गए हैं। अगर हम रजौरी की तरफ रुख करते हैं, पीतमपुरा में कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां पे किसी भी तरह का कोई फुटफॉल नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं, शटर डाउन हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में जब ऑलरेडी ही मॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए दुकान जितने भी शोरूम्स हैं वो तो वही गिने चुने हैं और वही हर जगह रिपीट होते जा रहे हैं, तो बायस सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में कैसे आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल उसमें डिमांड बहुत ज्यादा आएगी? देखिए, इसको दो तरीके से बात करते हैं, एक ऑफिस कमर्शियल, एक रिटेल कमर्शियल। जी, ऑफिस कमर्शियल के अंदर आज भी शॉर्टेज है, हार्डली 3 to 5% की वैकेंसी है किसी भी प्रॉपर्टी की हम बात करें अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। अगर हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल के अंदर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, मॉल टू मॉल, की आपका प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से है, किस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया है, किस तरीके से आप फुटफॉल उस मॉल के अंदर लाने के लिए अपना एक्टिवेशन कर रहे हैं। अगर पिछले 3 साल का हम डेटा ले, 3 साल के अंदर लगभग 40% रेंट का इजाफा हुआ है रिटेल मॉल्स में। तो जो अच्छी मॉल है उनके अंदर कोई इशू नहीं है। मैं आपके पास 1 मिनट बाद आता हूं, आप पानी लीजिए। आशीष। हाँ जी जी, जिस तरह से प्रदीप जी बात कर रहे थे कि भी जो रिटेल सेगमेंट है, तो इसमें रिटेल सेगमेंट में आप किस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं या डाउनफॉल देख रहे हैं? देखिए, रिटेल सेगमेंट में जो अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ शॉप्स बंद हैं, वहीं पे मॉल ऑफ इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, वहीं पे सेलेक्ट सिटी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो आपका ब्रांड मिक्स है, आपने मॉल को कैसे बनाया है, किस टाइप के ब्रांड्स आप लेकर आए हो, ये उन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जो शॉप्स बंद हैं वो किस माहौल में सेल हो गई, आगे रेंट पे नहीं चढ़ पाई, तो उसका कोरोना से इम्पैक्ट से या उससे कोई मतलब नहीं है। कोरोना से नहीं जोड़ रहा हूँ, उसको कोरोना से जोड़ ही नहीं रहा हूँ। जी, तो जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो है कि मॉल ऑब्वियसली सबसे पहले आपने देखा हो मल्टीप्लेक्स बंद किए गए और सबसे बाद में ही मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। मॉल का सारा फुटफॉल मल्टीप्लेक्स से रिलेटेड होता है। तो और जब खुलेंगे तब भी काफी एहतियात मॉल ओनर को और मैनेजमेंट को बरतनी पड़ेगी। लोगों को शुरू में जाने में डर लगेगा। तो मॉल का जो एक फुटफॉल है वो इम्पैक्ट होएगा साल, 1.5 साल, 2 साल, वैक्सीन के आने के टाइम से भी इसका रिलेशन रहेगा। लेकिन जैसे ही मॉल रिवाइव करेगा तो जो लोगों की इच्छा है मॉल में जाने की वो खत्म नहीं होएगी। बल्कि आप अगर देखो कि आप घर पे बैठे हो और आप सोचो कि भाई मैं मॉल जाना भूल गया, ऐसा नहीं हुआ है। लोग वेट कर रहे हैं कि भाई खुले तो मैं जाऊं। तो जैसे ही वो खत्म होएगा, टाइम ड्यूरेशन अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो टाइम ड्यूरेशन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में वैक्सीन आती है और सब कुछ सेफ हो जाता है। जैसे ही वो सेफ हो जाएगा लोग इमीडिएटली मॉल जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो इम्पैक्ट मॉल का है इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होएगा कि 20% डाउन हुआ, 30% डाउन हुआ। जैसे ही ये 0 पे आ गया और 6 महीने बाद एकदम से 100 पे पहुंच जाएगा, हो सकता है 110 पे पहुंच के चालू हो। जब लोग सेफ महसूस करेंगे 110 पे पहुंच के चालू होएगा। मूवीज हैं जो बन चुकी हैं, रिलीज नहीं हुई है, नई मूवीज चाहिए सिनेमा को चलाने के लिए। तो मॉल पे जो इम्पैक्ट आएगा, आईटी स्पेस के बारे में मेरा अलग विचार है। आईटी स्पेस में इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आईटी में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर आ गया, आदमी को, कंपनी को समझ में आ रहा है कि भाई ये काम तो घर पर बैठकर भी हो सकता है। मेरी टैक्सी का कन्वेंस बढ़ा, आदमी के 3-4 घंटे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो ज्यादा घंटे काम कर सकता है। तो उस चीज पे एक इम्पैक्ट आएगा जिसमें कि रेजिडेंशियल को भी सपोर्ट मिलेगा। जब आईटी पे, क्योंकि काफी जॉब्स, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे जॉब्स जा रहे हैं, काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। आप अपना ये जैसे वर्क फ्रॉम होम में चला रहे हो, मैं आपके पास होम में हूँ, सुबह में एक योगा क्लास करता हूँ, वर्क मतलब मैं जाकर करता था, अब यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरा टाइम भी बच रहा है और ज्यादा फास्ट हो रही है। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, बल्कि आदमी थोड़ा, मैं मानता हूँ थोड़ा बड़ा घर लेना चाहेगा, एक वर्क फ्रॉम होम को आदमी बनाना चाहेगा। हो सकता है वो थोड़ी दूर जाके भी ले ले। जैसे पहले उसको था भाई मैं घर के बिल्कुल पास लूँ, अगर मेरा काम है जो मैं पूरे 30 दिन में से 26 दिन में कर सकता हूँ और 4 दिन ऑफिस जाने से काम चलता है, तो मैं यहाँ पर क्यों लूंगा? मैं 4 किलोमीटर दूर जाके, 6 किलोमीटर दूर जाके खुली हवा में। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि अगर जो ये एक कल्चर आ जाएगा और आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का, तो अभी जो लोग ऑफिस के पास घर लेना चाहते थे तो वो हो सकता है थोड़ा सा दूर जाके और बड़ा घर लेने की सोचें। जी, प्रदीप जी, ये वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि विच सेगमेंट ऑफ द रियल एस्टेट
will have chance of revival? I mean affordable, mid और premium. तो affordable, mid और premium कौन सा सेगमेंट का रिवाइवल जल्दी से होता दिख रहा है आपको? आई थिंक जैसा मैंने अभी आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि अगर रियल एस्टेट में कोई रिवाइवल स्टार्ट होगा तो अफोर्डेबल हाउसिंग से ही स्टार्ट होगा। उसका रीजन क्या है कि आज अगर देखिए कोई भी अगर जॉब क्रिएट होती है तो सबसे ज्यादा पहले वो लोग अपने घर को लेने के लिए विचार बनाएंगे, ठीक है। आज जैसा भी आशीष भी बता रहे थे कि एक माइंडसेट अब चेंज हुआ है। आप कोरोना से पहले, अगर मैं आज से 6 महीने की पहले की बात करूं, आप कोरोना के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसी भी महामारी आ सकती है जिससे 70% वर्ल्ड जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो आज रियल एस्टेट हम उसी माइंडसेट से सोचें तो मुझे लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आने वाला रियल एस्टेट और भी कुछ चेंज वे में जाएगा, जिसका एक वे मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अब जो घर बनेंगे, जो सोसाइटीज बनेंगी, उसमें मिक्स लैंड यूज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसमें ऐसे बड़े बिग टाउनशिप काइंड ऑफ बनेंगी जिनमें अंदर ही घर हैं, वहीं ऑफिस स्पेस है या वहीं शॉपिंग मॉल्स हैं, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया से निकल के उसे बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि आज मैं आपसे बड़ा जनरली सवाल पूछता हूं कि अगर आज गवर्नमेंट मॉल को ओपन कर दे, क्या आप पहले की तरह मॉल जाना पसंद करेंगे या पहले की तरह सिनेमा हॉल में जाना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब बड़ी सच्चाट के बाद हाँ का हो सकता है, अदरवाइज ना का होगा। नहीं, बिना ये इम्पैक्ट तो नहीं जा रहा। तो आप ये मान के चलिए ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच लिया कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इवन उसकी वैक्सीन भी बन जाए तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल तक तो जाना पड़ेगा। उस वैक्सीन को लगने से पहले मुझे बहुत सारी चीजों को सरवाइव करना पड़ेगा अपने आप को। तो मुझे लगता है लोगों का माइंडसेट अब इस बीमारी के बाद चेंज हुआ है। और हम ऐसा भी कैसे मान लें कि ये चीज आज क्रिएट हुई है, फिर से हिस्ट्री में अगले 10 साल में ऐसी कोई और दूसरी चीज क्रिएट ना हो, क्योंकि हर 5 से 10 साल में एक कोई नई बीमारी आ जाती है जिसकी वैक्सीन बाय गॉड बन जाती है। अदरवाइज इसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, लेकिन फिर कोई ऐसी बीमारी आती है तो फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है लोगों का सोचने का जो तरीका है वो अब ऐसा होगा कि ऐसे टाउनशिप में ऐसी जगह घर लें जहां साथ में ही शॉपिंग हो, साथ में ही ऑफिस स्पेस हो, जहां वॉकिंग डिस्टेंस पे काम करना पड़े, और जितने डेवलपर्स हैं उनको भी ऐसे एरिया की तरफ ज्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए कि जहां घरों के साइजेस वो एज पर रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, छोटे या बड़े, लेकिन एक पर्टिकुलर बाउंड्री में बनाए कि अगर आपने 10,000 घर एक ही टाउनशिप में बनाए और उसी में सारे के सारे स्पेसेस बनाए, उनकी जितनी फैसिलिटीज हैं उनको सेम स्पेस में दी, जिसमें हॉस्पिटल्स भी उसी में हैं, आपने स्कूल्स भी उसी में क्रिएट करे, तो मुझे लगता है ऐसे आने वाले टाइम में सेगमेंट का आप देखेंगे ज्यादा चलेगा और लोग ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि अगर आज मुझे किसी ऐसे सोसाइटी में घर मिले जहां ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी चल रही है, तो मुझे बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी मॉल में जाऊं या मैं किसी हॉल में जाऊं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज होगा, कहीं ना कहीं चेंज होगा जी। और जब तक चेंज नहीं होती चीजें तब तक डिमांड भी नहीं बढ़ती, एक नए सिरे से कहीं दूसरा आदमी शिफ्ट क्यों करेगा। गुलशन जी, वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि डू यू फील दैट इट इज हाई टाइम दैट जीएसटी मस्ट बी टेकन ऑफ फ्रॉम रियल I'll take 1 minute leave. There's some disturbance. Sorry, you can switch over to somebody else right now. Okay. मैं प्रदीप जी आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। डू यू फील दैट इट इज हाई टाइम दैट जीएसटी मस्ट बी टेकन ऑफ फ्रॉम रियल एस्टेट एटलीस्ट टिल द मार्केट स्टेबलाइज? वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। देखिए, हमने नेरेडको, क्रेडई और अपनी बाकी एसोसिएशंस की तरफ से सरकार को ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जैसे जीएसटी है, जीएसटी 2 तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली वो जो इम्पैक्ट करता है वो मेरे होम बायर को करता है या मेरे प्रॉपर्टी खरीदने वाले को करता है। पहले रियल एस्टेट को एक क्रेडिट मिलता था, जो हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर मटेरियल खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, तो उसका पहले मुझे सैनवेट क्रेडिट मिलता था, अब वो बंद हो गया है। और दूसरी तरफ जो मैं जीएसटी खरीद रहा कस्टमर से चार्ज करता हूँ, मुझे स्टेट सरकार को जमा कराना पड़ता है।
तो हमने सरकार को दो बातें कही है कि एक तो हमें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 18% से बढ़ गई है, और दूसरा ये जो जीएसटी का रेट है ये रेट कम होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही है। इसके साथ साथ हमने सरकार से और भी चीजें मांगी है, जैसे होम मॉर्गेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी फर्दर रिड्यूस करने की बात की है कि भाई उसको फर्दर रिड्यूस किया जाए, होम मॉर्गेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल लैंडिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर वो भी कम की जाए, जिससे कि एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कस्टमर को घर दिया जा सके। अफोर्डेबल दो तरीके से अफोर्डेबल की बात करते हैं, जैसे अभी हम अफोर्डेबल की बात कर रहे थे। अफोर्डेबल होम क्या है कि आप मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं और आप खरीद रहे हो, वो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल एक प्राइस रेंज के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं हो सकता। दिल्ली के लिए एक अफोर्डेबल डिफरेंट चीज है, गुड़गांव के लिए डिफरेंट है, ग्रेटर नोएडा में डिफरेंट है, और अगर मैं टीयर 2, टीयर 3 या टीयर 4 सिटी में चला जाऊंगा तो अफोर्डेबल डिफरेंट है। तो आने वाले समय में मैं प्रदीप जी की बात से बहुत एग्री करता हूं कि रियल एस्टेट का जो मैप है, जो स्केच है, उसको एंटायरली चेंज हो जाएगा, उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे, कम्युनिटी हाउसिंग की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे, जहां पर उनको सारी सुविधा आसपास मिल सके। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें लोगों को सीखने को मिली हैं कि बहुत ज्यादा पहले क्या होता था कि साहब काम तो मैं गुड़गांव में करता हूँ लेकिन रहता दिल्ली में हूँ, डेली 1 घंटे की ट्रेवल करके जाता हूँ, या दिल्ली वाला जो है वो नोएडा या गुड़गांव जाता था, गुड़गांव वाला दिल्ली आता था। ये सारा रीडिफाइन होने वाला है, ये सब रीडिफाइन होगा। और सरकार बहुत सारे पैकेज, जो मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कि इस डिफिकल्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं मैं कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ देख रही है। जॉब लॉस होंगे, बट जॉब लॉस के साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बताता हूं कि जो एक्सपेंडिंग पावर लोगों की है, मान लो एक किसी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, अगर उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए हो गई तो जो लग्जरी पे पैसा खर्च करता था उस पैसे को वो बचाएगा। उसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रिक्वायरमेंट होगी वो 2 चीज की होगी, जो इस लॉकडाउन में लोगों ने फेस किया होगा या किया है, कि एक तो मेरा अपना घर होना चाहिए, जैसे प्रदीप जी ने कहा, हर आदमी ये चाहेगा कि घर मेरा अपना हो, उसके ऊपर मॉर्गेज कम से कम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि उसके पास कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की फिक्स इनकम हो। सोना खरीद के रखने वाली बात अब खत्म हो जाएगी, उसको फिक्स इनकम चाहिए, जिससे कि किसी भी तकलीफ में उसका घर, उसके परिवार का घर का खर्चा चल सके। जी, गुलशन जी आ गए हमारे पास में शायद। गुलशन जी, आपको माइक म्यूट करना है उस तरफ से। हाँ जी जी गुलशन जी, ये सारी सिचुएशंस हैं, और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे अलग अलग राज्यों में मजदूर वर्ग फंसा हुआ है, यानी कि वो घर वापस नहीं जा रहा है क्योंकि वो जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास ना कुछ काम करने को है और उसे लगता है कि यहाँ मैं खाऊंगा क्या और कैसे खाऊंगा। लेकिन जब पोस्ट लॉकडाउन यानी कि सब चीजें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो रियल एस्टेट सेगमेंट के साथ में मजदूर वर्ग आई थिंक सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो आपको क्या लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है क्या इमीडिएटली ट्यूनिंग में आ जाएगा या वक्त लेगा इसे शुरू होने में? आई थिंक हर चीज को शुरू होने में टाइम लगेगा। मजदूर लेबर एक वन पॉइंट है, और दूसरा उसके साथ लाइट चीजें, मटेरियल भी तो रिक्वायर्ड है। लाइक वो कहाँ से आएगा? अभी जब तक एवरीथिंग इज ओपन, मटेरियल सप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज दैट अभी जो मजदूर इधर फंसा हुआ है वो छटपटा रहा है अपने घर जाने के लिए, और एक बारी तो वो घर जाएगा ही जाएगा। बट ठीक है, कब तक रहेगा? अल्टीमेटली दे ऑल हैव टू कम बैक टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स, सो दे विल कम बैक स्लोली। बट राइट नाउ शहरों से लोग डर भी रहे हैं कि ये क्या हो गया। गांव में क्योंकि आपदा इतनी ज्यादा नहीं है, तो गुलशन जी, जो बिल्डर्स हैं, आप लोग हैं, तो जो आप लोगों के साथ मजदूर जुड़े हैं, एक तो आई थिंक परमानेंट लेवल बेसिस पे नहीं होते हैं, यानी कि फिक्स मंथली सैलरीज पे कितने लोग होते होंगे, तो इनको किस तरह से आप लोग फीड करेंगे, किस तरह से इन्हें टैकल करेंगे ताकि उनको भरोसा देंगे कि हाँ भाई हम भी इस मुसीबत में आपके साथ में हैं? हमने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस यही फील की है कि सबसे जरूरी जो मजदूर को चाहिए होता है उनका रहन सहन, उनका खाना पीना। तो हम हर साइट्स के साथ जो हमारी अपनी कल्चर है, हम कुछ लेबर कैंप्स बनाते हैं एंड वी जस्ट टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन, देयर फूड, देयर एंटरटेनमेंट एंड देयर मेडिकल फैसिलिटीज हैज टू बी देयर।
एक और नई चीज शुरू होगी शायद, वील हैव टू स्टार्ट द कम्युनिटी किचन, ताकि हम उनसे ज्यादा घंटे काम कराएं, थोड़ा ज्यादा ओवर टाइम काम कराएं, और उनके जो खाने पीने की उनका वक्त जाता है, जो उसके अंदर वो अपना पैसा लगाते हैं, वो बच के अगर उनको हमारी साइट पे सब चीजें उनको मुहैया कराई जाए, उनको अवेलेबल कराई जाए, तो I think that is going to happen. That will be very important for us to take care of them. So new things will come. I think still we have to long way. We have to go a long way. अभी बहुत चीजें, नई चीजें सामने आएंगी, नई चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा. And with time, I think till will be normalized. जी Like I said, मुझे बहुत बड़ा एक मुझे पॉजिटिव ये लगता है कि हम लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है. आज हम फियर में बैठे हैं, तो हम हर तरह की बातें सोच रहे हैं, और जो जो हमारे दिमाग में आ रही है हम बोलते जा रहे हैं. अब इसका कितना सच्चाई है, कितना वो होने वाला है, अभी शायद किसी को प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट. संभव है, आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि समय जितना लंबा खिंचता है उतना कुछ लोगों में डिप्रेशन भी आता जा रहा है इस वक्त कि भाई और आगे कितना चलेगा. बट उसके साथ साथ वही है कि जान है तो जहान है. अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या धंधा और क्या व्यापार, क्या नौकरी, कैसे चलेगा. प्रदीप जी. यस जी प्रदीप जी, जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में कोरोना से पहले बहुत सारी खलबली मची हुई थी और हमने देखा बहुत सारे बिल्डर्स इंडस्ट्री को छोड़ के भाग गए, बैंकरप्ट हो गए, कुछ जेल के अंदर पहुंच गए, तो ऐसा क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह से लोगों ने काम किया कि ये फेस देखने को मिला लोगों को, क्यों लोग ठगे गए? क्योंकि इसमें देखिए नुकसान दोनों का है, जो बायर है उसका भी है और जो बिजनेसमैन है उसका भी है. कहां पे उनकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हुई? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर इसमें समझनी चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन कोई भी अपना बिजनेस फेल नहीं करना चाहता. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. लेकिन बिजनेस है, जो आज आप करते हैं वो कल सक्सेस होगा या नहीं होगा ये टाइम बताता है. जी. जिस वक्त एक दौड़ में आप चल रहे होते हैं, उस वक्त उस बिजनेस को आप एक्सपेंड भी करना चाहते हैं, तो शायद ऐसी ही कुछ भूल हो गई होंगी जिस वजह से ये सारे के सारा एक चक्रव्यूह बन गया. लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशनली कोई भी डेवलपर ऐसा काम कर सकता है या किसी ने किया भी होगा, क्योंकि उसका कोई फायदा किसी को नहीं है. आज अगर वो चाहे वो जेल में है या बाहर भी है, तो वो नेचुरली बात है कि आप समझ सकते हैं उनकी लाइफ का लेवल क्या हो गया होगा. तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम इस लेवल पर आए. तो ऐसा किसी ने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुआ है. और अब मुझे लगता है धीरे धीरे ये अब उबर भी रहे हैं उससे. अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले की, तो इससे ज्यादा केसेस थे कुछ ना कुछ. अब क्योंकि पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने एक फंड भी, जो स्ट्रेस फंड था, जो लास्ट माइल फंडिंग था, लगभग 25,000 करोड़ का एक गवर्नमेंट ने दिया है. तो ऐसे प्रोजेक्ट जो लास्ट माइलस्टोन पे थे उनके लिए एक फंड दिया है, तो उससे भी काफी ज्यादा लोगों को हेल्प मिली है. और अब नेचुरली बात है कि गवर्नमेंट से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है एक तो जो फंसे हुए होम बायर उनको निकालना, और एक जो एग्जिस्टिंग रनिंग चल रहे थे वो भी इसी हालत में ना आ जाएं. क्योंकि अगर इनको इस हालत से नहीं निकाला गया, जैसा प्रदीप जैन साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस वक्त किसी ना किसी ऐसे पैकेज के साथ आने की जरूरत है, और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग इसे उठा भी रहे हैं. उसका बहुत सिंपल रीजन है कि अगर इसका इलाज आज नहीं किया गया तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा, जैसा हम पीछे देख चुके हैं. प्रदीप जी, बट जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई भी बिजनेसमैन इसलिए कुछ ऊपर या नीचे नहीं करता है क्योंकि उसको नुकसान में जाना है, अपना बिजनेस बंद करना है और बिजनेस बैंकरप्ट होकर उसको जेल जाना है या भाग जाना है. लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि 8 से 10 साल अगर हम पुरानी बातें करें, और हो सकता है पीछे भी उससे बाद में भी लोगों ने करी हो, कि जो रियल एस्टेट कंपनी में जो लोग काम करते थे, सीनियर पोजीशंस पे थे, वो वहां से निकले, यानी कि उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को समझा. बिजनेस मॉडल क्या कि बड़े बड़े, मतलब जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो प्रॉपर्टी सेगमेंट्स थे उसमें फुल पेज के या डबल स्प्रेड की एड दी जाए,
प्रॉपर्टी जमीन यानी हमारे पास है नहीं, जब बायर आएगा उससे हम लोग पैसा लेंगे, फिर हम जमीन खरीदेंगे, फिर हम बेचेंगे। इस तरह से आपको नहीं लगता कि ये एक शायद बड़ा जुआ खेला लोगों ने एक तरह से चीटिंग की, एक तरह से क्या चीटिंग ही करी उन्होंने? देखिए, तो मैं इसे उनका तो चीटिंग मतलब नहीं कहूंगा, नहीं जी मैं इसे चीटिंग नहीं कहूंगा। रीजन जी क्या है, देखिए बिजनेसमैन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। जी आज इस वर्स्ट सिचुएशन में भी हम ये मान रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में रियल एस्टेट और ज्यादा बेहतरी से चलेगा और शायद वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर निकल के आएगा। जी बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्टिक होकर ही चलता है, जब भी वो बिजनेस कर पाता है। आज से 10 साल पहले की हम बात करें तो जितने रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उन लोगों के पास अगर वो आज प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि प्रदीप जी से ज्यादा उस टाइम की नॉलेज किसी को नहीं है, वो इस पूरी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा होता था कि अगर आपको कोई फ्लैट लेना है या कोई फ्लैट बुक कराने हैं, तो लोगों की लाइन लगी होती थी नीचे। फ्लैट आपके पास 1000 है, लोग नीचे 5000 लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि डिमांड है बाजार में और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी लेके बनाना चाहेंगे उसे। लेकिन जब इतना बड़ा कोई काम आप करते हैं तो उसमें मिसमैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है ही उस चीज का नाम कि अगर वो राइट गया तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनाएगा, अगर वो रॉन्ग गया तो आपको वर्स्ट पे लेके जाएगा। तो मुझे ये चीज नहीं लगती कि कोई चीटिंग हुई है। हाँ, मिसमैनेजमेंट जरूर होता है कि अगर मेरे पास काम करने की, मुझे लगता है कि मेरे पास 100 रुपए मेरी जेब में है और मुझे 100 रुपए का काम करना चाहिए, उस वक्त अगर बहुत ज्यादा डिमांड थी तो मैंने 100 की बजाय 300 रुपए का काम कर लिया, जो बाद में कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया। और जैसे जैसे टाइम आगे निकला, ना वो जो बैलेंस के प्रोजेक्ट थे उनपे वो बिल्डिंग बन पाई, ना उन लोगों को डिलीवरी हो पाई। तो उन लोगों के साथ आज चीटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है वो मिसमैनेजमेंट ज्यादा है बजाय चीटिंग की। प्रदीप जी, प्रदीप जैन जी, आपका माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज। जिस तरह से प्रदीप अग्रवाल जी ने कहा कि भाई बिना जमीन के, यानी कि जब आपके पास लैंड नहीं है, बस सिर्फ अखबार में विज्ञापन के माध्यम से अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, एक तरह से लगता है कि वो चीटिंग नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। लेकिन जो कस्टमर ठगा गया, जिसके पैसे चले गए, जिसकी मतलब कहते हैं ना खून पसीने की गाढ़ी कमाई खो गई, डूब गई, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, वो एक दौर था जिसमें हर आदमी को रियल एस्टेट डेवलपर बनना था। जो एस्टेब्लिश रियल एस्टेट डेवलपर थे उनके यहाँ शायद मिसमैनेजमेंट रहा। जो जैसे आपने बताया कि कंपनियां छोड़ के लोगों ने जाके या दूसरे लोगों के साथ मिलके उनके साथ एक रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स की भरमार हो गई। उसका एक मुख्य कारण सरकार का भी है कि सरकार ने 10% पैसा देके और प्रॉपर्टियां अलॉट कर दी। 90% जमीन का पैसा दिया नहीं और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी उसको दे दी गई। तो इन टोटलिटी में सारा एक तरीके का मिसमैनेजमेंट था। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, उसके बाद रेरा आया। तो अब रेरा उस सारी चीज को देखता है। अब एक मैकेनिज्म बन गया है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक परसेंटेज रेरा के अकाउंट में जाएगा, उससे प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। और इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे आज हम बात करें, लॉकडाउन हो रखा है, इसका कोरोना का इफेक्ट 3 महीने रहेगा। अगर ये इफेक्ट 3 साल हो गया तो 3 साल के बाद आप कहेंगे कि जो भी रियल एस्टेट डेवलपर आज काम कर रहा है उसने लोगों के साथ गलत किया होगा। लेकिन समय की रिक्वायरमेंट इस तरीके की, समय की मार उस तरीके की पड़ गई। इसी तरीके से पहले नोटबंदी आया, नोटबंदी आने के बाद इस तरीके की मार रियल एस्टेट के ऊपर पड़ी। उससे पहले जो सब प्राइम हुआ उसकी मार रियल एस्टेट के ऊपर पड़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रियल एस्टेट, आपके पास लैंड तो है लेकिन आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कमिटमेंट्स हैं, अथॉरिटीज के अंदर सैंक्शनिंग का प्रोसेस उतना तेजी से नहीं चलता है, या जो कस्टमर है, जिस कस्टमर ने, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि एक दौर था कि आपके पास 1000 यूनिट बेचने के लिए हैं और 5000 यूनिट खरीदने वाले लोग हैं, तो उसमें क्या होता था कि 90% जो अपार्टमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टर ने खरीद लिया। उसका माइंडसेट ये होता था कि साहब 50 लाख का फ्लैट है, 5 लाख रुपए में आज दे देता हूं, 3 महीने बाद मेरे को इसके 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो उस तरीके का जो कस्टमर था वो पैसा नहीं दे पाया। तो जो डेवलपर का कैश फ्लो था, डेवलपर क्या सोचता था कि मेरा प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़ रुपए मेरे पास आज आ गया, अभी मेरे को 400 आना है, कंस्ट्रक्शन पे 100 करोड़ रुपया लगना है, उसमें से 100 करोड़ रुपया लैंड का देना, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। तो उस तरीके से व्यापार को चलाता था।
लेकिन जब उस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो कंस्ट्रक्शन रुका तो वो कास्केडिंग इफेक्ट एक से दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ चलता चला गया। पिछले 10 साल का अगर संज्ञान आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लोगे तो रियल एस्टेट को बहुत भारी तरीके से इंपैक्ट हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रियल एस्टेट का ये है कि सरकार ने कभी भी रियल एस्टेट की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं की। मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं, पहली बार ये एक कोरोना एक ब्रह्मास्त्र के तरीके से रियल एस्टेट के लिए आया है कि सरकार को मजबूरन रियल एस्टेट की तरफ देखने के लिए बाध्य होना पड़ा या बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट 300 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अगर रियल एस्टेट नहीं चलेगा तो देश के अंदर 80% चीजें चल ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। और देश में सरकार को इस बार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र के रूप में आया है और रियल एस्टेट पे सरकार शायद कुछ मदद कर सकती है इस पे। आशीष जी, आपके लिए क्वेश्चन है अनुराग श्रीवास्तव का, और ये लिख रहे हैं कि इज द राइट टाइम दैट स्टैम्प ड्यूटी शुड बी, ये नहीं था ये क्वेश्चन, इनका दूसरा था, कहाँ गए? What major real estate player thinks about single window clearance system and how it should be implemented? तो इस पे ना ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है और गवर्नमेंट लगी हुई है, और गवर्नमेंट एक्चुअली इस बारी इसको लेके बहुत सीरियस है कि सिंगल विंडो पे क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स अभी भी लगते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना के बाद और फास्ट होएगा, क्योंकि जैसे भी प्रदीप जी ने भी कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो उसको लेते हुए अगर जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आपका इतना टाइम निकल जाता है कि मार्केट सिनेरियो ही चेंज हो जाता है जब तक आपके अप्रूवल्स हाथ में आते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्रेडाई नार्ड को इंडिविजुअली सारे डेवलपर्स लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हो जाएगा। इस वक्त जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जितनी भी डेवलपर्स की हम लोगों की जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी हों, कस्टमर को उसके फ्लैट जाएं, गवर्नमेंट डेवलपर को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को इस वक्त ये चाहिए कि डेवलपर भी रिवाइवल मोड में नहीं आ रहा, वो भी सस्टेनेबल मोड में ही काम करना चाह रहा है। वो भी अभी चाह रहा है कि सबसे पहले मार्केट कमिटमेंट्स पूरी हो। आज अगर मैं किसी को घर देता हूँ तो गवर्नमेंट को भी स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट सबसे पहले डेवलपर को सपोर्ट करे, हर तरीके से सपोर्ट करे, लोन्स को डेफर करे, इंटरेस्ट को डेफर करे और बायर को उसका घर दिलाए, ताकि एक सर्कुलेशन मार्केट में जो एक कोरोना के बाद बंद हो जाएगा वो चालू हो। इसके सिवाय सारे डेवलपर्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि भाई जो साइट्स चालू होंगी, जिसके बारे में आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, कि भाई 25% लेबर लगे और 8-8 घंटे की शिफ्ट हो, एक बार ही सारी लेबर आए, हैंड्स को सैनिटाइज करके यूज करे और जो आपका साइट्स पे है वो थर्मल स्कैनिंग हो, ये सारा करके एक वर्क रिवाइवल हो। हमें ऐसी उम्मीद है कि भाई 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद काम चालू हो, सारे एहतियात बरतें और हम लोग दोबारा से इंडस्ट्री होने की संभावनाएं हैं और एहतियात बरतने के बाद हम लोग काम को शुरू कर सकते हैं। और अब हम लोग प्रोग्राम के लास्ट पड़ाव में हैं और सभी लोगों से मैं लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन रख रहा हूं, बट उससे पहले मैं गुलशन जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर रेणुका पूछ रही है कि व्हेन वी अप्लाई टेक्नोलॉजी इनटू रियल एस्टेट वर्ल्ड, हाउ डू वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी इनटू दिस? गुलशन जी। See, this is the need of the time. We have to be technically much upgraded. We all have to adopt the automation modes because it's the need of the time. We have to save the cost, and this is a very big tool to save the cost. And people after this corona will shy going to the sites and having personal contacts, and this virtual reality of course is going to play a very big role, and I'm sure very soon everybody must be making provisions and doing work on it to make it on the automated mode. So technology is going to really play a very big role in time to come. Big role. गुलशन जी, अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कंट्रीब्यूट करे, किस तरह से हेल्प करे, तो दो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप गवर्नमेंट से मदद के रूप में चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलिटी की डिमांड को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना जरूरी है और रिबेट्स देनी बहुत जरूरी है। एंड पीपल, आई थिंक, चाहे किसी भी वर्क का आदमी हो, घर तो हर एक का सपना होता है, चाहे उसके पास जितना भी फंड हो, चाहे उसका बजट छोटा है या बड़ा है,
जिसके पास घर नहीं है अपना घर बनाना चाहता है, जिसके पास छोटा घर है उससे और बड़े में जाना चाहता है। और अब जैसे एक नॉर्म चल रहा है, आई थिंक पीपल वुड लव टू अपग्रेड टू द बेटर हाउसेज, जहाँ पे उस घर के अंदर ही उसको सब चीज सुविधाओं की आपूर्ति हो जाए। एंड इस टाइम सब लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम लोग घर में बिता रहे हैं, तो हमें बहुत चीजों की और समझ में आ रही है कि घरों में और चीजें क्या क्या हो सकती हैं। So I think one thing, yes, to boost the demand, government has to give some relief in terms of the interest rate, in terms of other benefits. Two, I think government has to pump in a lot of funds. They have to ease down the builders, the loan, the interest rate, and some moratorium period have to be introduced. And just giving these two things, I think most of the things are going to be covered in it. So government has to play a very big role to revive the economy of this country. जी, गवर्नमेंट को ही करना है डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ सभी की आशाएं जुड़ी। प्रदीप जी, आप क्या देखते हैं कि अगर दो चीजें गवर्नमेंट क्या इस इंडस्ट्री के लिए हेल्प करे तो वो बताइए। उससे पहले एक शिवम सिंह हैं, वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि जो सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट मिलेनिया है वो कब तक बनके तैयार होने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो सेकंड वाले सवाल का ही मैं आपका आंसर देता हूं कि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 4 साल में डिलीवर होना मस्ट है। और आज तक जितने भी प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल ने जो भी अभी तक डिलीवर किए हैं, लगभग 2800 से ज्यादा हम फ्लैट्स की डिलीवरी लोगों को दे चुके हैं, जिनका हमने 4 साल से पहले डिलीवर किया है। तो मैं बिल्कुल एश्योर कर देना चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे हम फॉलो करेंगे और जो भी उसका मैकेनिज्म बना हुआ है वो जरूर फॉलो होगा। आपने जो दो बातें पूछी कि क्या ऐसी चीज हैं जो इंडस्ट्री को रिवाइवल दे सकते हैं या गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है, तो सबसे बड़ी इस वक्त जो लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इमीडिएट बहुत बड़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की जरूरत है रियल एस्टेट में। अगर इसका रिवाइवल चाहिए तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी इतने बड़े पैकेज के साथ आए जिससे जितने प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को मुहैया हो, जिससे काम आगे की तरफ चले। जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंडिया के अंदर। एंड सेकंड थिंग, जो इस वक्त कंपनियां स्टकअप हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोरोना इंपैक्ट, तो एक आरबीआई को आगे आकर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग देनी चाहिए, जिससे जो प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले टाइम में उनका एनपीए ना हो। पता चले कि 3 महीने तक ये काम नहीं चला, उसके चक्कर में बहुत सारी कंपनियां एनसीएलटी में चली गई। तो मुझे लगता है वहां पर कुछ ना कुछ आरबीआई को ऐसे मेजर लेने चाहिए कि वन टाइम रिस्ट्रक्चर करने की परमिशन जो है वो अलाउ करनी चाहिए। जी, प्रदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या दो चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार मदद करे? देखिए, एक ही मंत्र, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए सरकार को दो चीजें बहुत आवश्यक है। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है वो मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एडजस्टिंग लोन। एंड थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन फर्दर इन द ट्यून ऑफ अबाउट से 5% ऑफ द होम मॉर्गेज। जब तक 5%, अब मान लो अभी क्या होगा, नौकरियां जाएंगी, सैलरी कट होगा, पेइंग कैपेसिटी घटेगी, तो सरकार को जो इंडिविजुअल होम बायर है उसका होम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ही होगा। वो होम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के लगभग का होना चाहिए, जो आरबीआई ने ऑलरेडी रिडक्शन किया है। आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शन करनी चाहिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कि वो कंज्यूमर के हाथ में पास ऑन करे। पिछले 1.5 साल के अंदर 2.8% आरबीआई ने बेनिफिट दिया, जबकि कंज्यूमर को 0.75 या कुछ बैंकों ने 100 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट दिया। तो ये 2-3 फैक्टर है। देखिए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार मेरा इंटरेस्ट माफ कर देगी या मुझे कोई बोनस पैसा दे देगी, वो ना हमारी डिमांड है ना हमें मिलेगा। हमें लास्ट माइल फंडिंग जो इन्होंने स्वामी फंड बनाया है उसका जो टाइमलाइन सिस्टम है वो बहुत लंबा है, फास्ट यानी डिसबर्सल करना पड़ेगा। यानी सिस्टम ये होगा कि 30 आपने एप्लीकेशन दी, 30 दिन के अंदर पैसा आपको मिलेगा। उसको टाइट मैकेनिज्म से करे, प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो,
होम मोर्गेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, जीएसटी का रेट कम हो, तो ये सारी चीजें मिलके हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर फास्टेस्ट रिवाइवल होगा तभी हो पाएगा जब रियल एस्टेट का रिवाइवल होगा। अगर रियल एस्टेट का रिवाइवल नहीं होगा तो ना वो टेक्सटाइल चलेगी, ना वो टूरिज्म चलेगा, ना एविएशन चलेगा, ना किसी दूसरे सेक्टर में कोई बढ़ावा आ सकता है। रियल एस्टेट चलेगा तो सब चीजें ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। जी प्रदीप जी। आशीष जी, आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार क्या मदद करे, या सभी लोग अपनी मांगों को कवर कर चुके हैं, या उससे कुछ अलग? रविंदर जी, मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो इस वक्त है कि कस्टमर के एंगल से, तो डेवलपर के एंगल से तो हम लोग कर ही रहे हैं। कस्टमर के एंगल से मेरे को लगता है गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ कर देनी चाहिए 1 साल तक। 1 साल तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, रजिस्ट्री कराए, उसकी 10% सीधा कॉस्ट कम हो जाती है। हमेशा ये बोला जाता है डेवलपर क्या दे रहा है, डेवलपर क्या दे रहा है, गवर्नमेंट क्या दे रही है। गवर्नमेंट जो एक स्टैम्प ड्यूटी इमीडिएटली वेव ऑफ करके उसको 8 से 9% का फायदा दे सकती है, क्या गवर्नमेंट तैयार है वो देने के लिए? वो गवर्नमेंट को देना चाहिए इमीडिएटली। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने होम लोन पे, मैं अपने लोन की बात नहीं कर रहा, होम लोन पे 3 महीने का मोरेटोरियम दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब कस्टमर 3 महीने बाद वो देगा तो उसका इंटरेस्ट कंटिन्यू हो रहा है उस लोन पे। वो 3 महीने के मोरेटोरियम के बजाय उसको एक 12 महीने का जीरो पीरियड देना चाहिए, जिससे उसके पास वो पैसा रुकेगा। अगर उसकी सैलरी में कटौती हो रही है, उसको कोई खर्चे चलाने हैं, तो उसका वो पैसा जाएगा ही नहीं। तो बैंकों के पास बहुत लिक्विडिटी है, अभी नए लोन जब देंगे तब देंगे। जो पुराने लोन दिए हुए हैं उसकी जो बैंक का प्रेशर, आज आप चाहे लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप बैंक की किस्त नहीं दोगे, या आप अपने फोन का बिल नहीं दोगे, या बिजली का बिल नहीं दोगे, तो कट जाएगी। तो वो जो एक रिलीफ देना है जो गवर्नमेंट को कस्टमर को देना है, वो ना दिख रहा, ना गवर्नमेंट देने को तैयार है। जी जी आशीष जी, तो आप सभी लोगों ने, दर्शकों, सुना कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर मुसीबत में जरूर है, लेकिन आपने सभी पैनलिस्ट को सुना कि वो कितने पॉजिटिव हैं कि आगे समय अच्छा है, कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन सबकी एक सुर में डिमांड है कि सरकार को स्टैम्प ड्यूटी कम करनी चाहिए, जीएसटी फिलहाल रोक देना चाहिए, और जो बैंक लोन्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज दर कम करे, ताकि कस्टमर को भी सुविधा हो और बिल्डर को भी सुविधा हो। लेकिन सरकार की भी शायद समस्या है कि अगर वो सब कुछ कम कर दे तो उसके पास राजस्व कहां से आएगा, और सरकार सिर्फ अगर राजस्व के सहारे जीना चाहेगी तो अगर ये सेक्टर ढीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया, जिस तरह से प्रदीप जैन जी ने कहा कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो सभी कुछ देश में चलेगा, भागेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए और इमीडिएटली कुछ ना कुछ फंड्स, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल कराने चाहिए इस सेक्टर को, ताकि ये सेक्टर रुकने ना पाए, चलता रहे, क्योंकि इस सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल हम फिर 5 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और एक नए मुद्दे को डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास भी कोई मुद्दे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हम उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।